और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब पूरी तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के सभी दलों द्वारा तैयारियां की जा रही, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को वाकई क्या बड़ा झटका दे दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों लगातार थर्ड फ्रंट को लेकर के चर्चा में। इसी के मद्देनजर वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। उन्होंने अधिवेशन भी किया। वहां पर अधिवेशन में शामिल होने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। हालांकि ये पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आ गया जब रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने साफ शब्दों में अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी उतारने की बात कर दी और इससे इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में यूपी के अमेठी और रायबरेली की सीट पर प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। सपा प्रमुख के इस बयान से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि इन दोनों सीट पर गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते आए हैं। एक तरफ जहां अमेठी से राहुल गांधी 2004 से लगातार चुनाव लड़ते आए, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ती नहीं। जब से सपा की कमान अखिलेश यादव ने संभाली है, तब से इन दोनों सीटों पर सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। कोलकाता में सवालों का जवाब देते हुए सपा प्रमुख ने कहा, रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि कांग्रेस ही उनका वोट लेते हैं, लेकिन जब उन पर किसी तरह की आपदा आती है या उनका उत्पीड़न होता है तो कांग्रेस ही साथ नहीं देती। इसलिए अब हमने भी सोचा है कि हम अगले चुनाव में वहां प्रत्याशी उतारेंगे और ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से ऐलान किया गया और इससे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट की ओर इशारा भी कर रहा है। अखिलेश यादव क्या वाकई थर्ड फ्रंट के नेता होंगे? क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आ रहे हैं, समेत तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस थर्ड फ्रंट से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। तो ये 2024 के चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा भी है और 2024 के चुनाव में इसका क्या कुछ बड़ा असर हो सकता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जब साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी से अखिलेश यादव इस बार मैदान में उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मैनपुरी में उम्मीदवार क्या उतारेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसके कई बड़े मायने भी निकल करके आ रहे हैं और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस की लड़ाई के बीच बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार जाए, या फिर ये कहें कि कांग्रेस के गढ़ में सपा इस बार अपनी साइकिल को तेज रफ्तार से दौड़ा ले जाएंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है जमीनी हकीकत, क्या है असल मुद्दे। हालांकि ये पूरा मामला इस वक्त चर्चा में है क्योंकि जहां देखिए एक तरफ थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, वहीं अखिलेश यादव को थर्ड फ्रंट के नेता के तौर पर भी इस वक्त देखा जा रहा है और अखिलेश और ममता जहां साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अब यह भी साफ हो गया है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी की सीट पर जनता हमेशा से कहती है कि कांग्रेस ने उनके लिए कुछ खास नहीं किया है,
तो इस बार हम अपने उम्मीदवार वहां उतारें। तो ये पूरा मुद्दा राजनीतिक गलियारों में एक नए समीकरण को साधने की ओर भी जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करने में क्या वाकई अखिलेश यादव पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार, जहां पिछली बार के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी, वहीं इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहुत ही अलग थलग नजर आ रही है। यहां तक कि ये कहें कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना रुख भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस से हट के चुनाव लड़ेगी। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस की जो मजबूत सीटें हैं, कांग्रेस की जहां पैठ है, यानी कि रायबरेली और अमेठी, वहां पर भी इस बार अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 2019 में कांग्रेस की अमेठी सीट पर पहले ही बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है और एक बार फिर से ये बड़ा पूरी तरीके से समीकरण सामने आ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता मनीष पांडे, सपा नेता मुमताज आलम। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मुमताज जी मैडम, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बंगाल दौरे के दौरान ये साफ कह दिया है कि रायबरेली और अमेठी सीट पर भी इस बार हम उम्मीदवार उतार सकते हैं, इसके लिए चर्चाएं हो रही हैं पार्टी के भीतर। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलोचना भी की है। क्या माना जाए, पूरी तरीके से इस बार 2024 के चुनाव में कुछ नए समीकरण ही नजर आएंगे क्या? मैडम, हमारी समाजवादी पार्टी की अभी 2 दिन जो कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पत्रकार वार्ता करते हुए जब पत्रकारों ने उनसे यही सवाल किया जो आपने अभी सवाल किया है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि लगातार और अमेठी के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के प्रधानों का जो उत्पीड़न होता है, तो उसको लेकर जो वहां से कांग्रेस के नुमाइंदे हैं और कांग्रेस के नेता हैं, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने का मतलब ये था, जब समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारती रायबरेली और अमेठी से, आपको पूरा समर्थन देती है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जब कांग्रेस के प्रत्याशियों को लड़ाते हैं चुनाव और वो दुश्मनी लेते हैं दूसरी पार्टियों से जो इस वक्त देश और प्रदेश में अपने विरोधियों को, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, जो अपने विपक्ष को कुचलना चाहती है, जब उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं और कांग्रेस को वोट करते हैं, तो उन नेताओं की, उन कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद होती है, तवक्को होती है कि बुरे वक्त में वो कांग्रेस के लीडर भी उनके लिए आवाज उठाएं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जो भी फैसला लेंगे रायबरेली और अमेठी पर, वो बड़े सोच समझ के फैसला लेंगे और रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद में हम फैसला लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये स्पष्ट रूप से कहा है। जी मनीष जी। यस मैम। जिस तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नजदीकियां समेत अन्य नेताओं की नजदीकियां सामने आ रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि रायबरेली की जनता कहीं ना कहीं और अमेठी की जनता कांग्रेस से दुखी है, इसलिए हम अपने उम्मीदवार वहां पर उतारेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और लोकतंत्र हमारे संविधान की यही एक खूबसूरती है कि इसने सबको एक अधिकार दिया है। जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी पार्टियां जहां से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव लड़ें, बेशक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने मुझसे कहा कि जहाँ पे वो कमजोर पड़ रहे हैं, कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही, तो मैं इसके जवाब में आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। बस एक छोटे कि यार, इस समय चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर वोट डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर है और हम ही को घर से निकाला जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं
इस बात पे किसी को कोट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी को, किसी भी खास तौर से क्षेत्रीय पार्टी को, किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि वो किसके लिए क्या बातें बोल। अब बाकी चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, हमारे संविधान ने ये अधिकार दे रखा है और सबका स्वागत है और उनके आगामी भविष्य की शुभकामना हम करते हैं। जी मुमताज जी। जी मैडम। आखिरकार ये थर्ड फ्रंट की जो बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव या अन्य विपक्षी नेता हो, इन्हें राहुल गांधी कबूल नहीं है, क्या है इसकी सच्चाई? मैडम देखिए, इसमें सच्चाई की बात तो ये है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी की मंशा तो एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी संविधान विरोधी ताकत को इस देश में रोका जाए। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। कांग्रेस कुछ प्रदेशों में जहां शून्य है और जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बेहद मजबूत है, वहां कहीं कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से न लड़कर क्षेत्रीय पार्टी से लड़ाई हो जाती है, लड़ती है, तो वहां पर उन्हें अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। आज देश में सबको पता है कांग्रेस भी अब उस हालत में नहीं दिखाई दे रही कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर है। तो कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रीय पार्टी भी और खास करके समाजवादी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जी मनीष जी। जी 2024 की चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, ये बात मुमताज जी का कहना है। उन्होंने कहा कांग्रेस को भी अपना रुख साफ करना पड़ेगा। कांग्रेस का रुख साफ है, ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैं किसी एक क्षेत्रीय पार्टी पे कमेंट नहीं करना चाहता। और जहां तक इन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां पे कमजोर हैं, तो मुझे बस मुमताज सर से एक छोटी सी चीज पूछनी थी कि सर, जब हमारे यूपी में हाथरस जैसा कांड हो रहा था, उस समय आप अपने एसी बंगलों में सो रहे थे क्या सर? दूसरी चीज, जब एक कुख्यात व्यक्ति के द्वारा एक बहुत ही बड़े तख्ता नसीब के द्वारा उनके एक बेटे के द्वारा किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा था, उस समय आप अपने एसी में सो रहे थे। आप कांग्रेस को कमजोर बताने की गलती करके मीडिया में वाहवाही लूटने का अनर्गल प्रयत्न कर रहे हैं सर। क्योंकि मीडिया हो या इस देश की आम जनता हो, आज के डेट में सबको स्वच्छ दिख रहा है कि कौन कहाँ है, कैसे। और 2024 के चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको स्वयं बधाई देना चाहता हूं और हमारी पार्टी की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई कि आप उत्तर प्रदेश में एक मजबूत भूमिका लेके उतरे। जी मुमताज जी। जी मैडम। सवाल पूछा है मनीष जी ने। मनीष जी दोबारा पूछेंगे सवाल, क्या पूछा था मनीष जी ने? मनीष जी ने पूछा, जब हाथरस कांड हो रहा था तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग एसी कमरों में सो रहे थे? दूसरा उनका सवाल था, उन्होंने ना सीधे कहते हुए ये पूछा है, जब किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई तो क्या समाजवादी पार्टी सो रही थी? इतने आज ही पूरे प्रदेश को, पूरे देश को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं और समाजवादी पार्टी निभा रही है। जो लोग दिल्ली में, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग दिल्ली में बैठकर, जिन्हें प्रदेश में आए हुए 6-6 महीने हो जाते हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, वो लोग अखिलेश यादव जी जो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, लगातार प्रत्येक जनपद का दौरा कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार सड़क पर हैं, लगातार सदन में आवाज उठा रहे हैं, उन पर सवाल उठाना ये मुझे कोई अच्छी प्रासंगिक बात नहीं लगती। और सभी को पता है और इस टाइम पूरे देश को पता है
समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि 80 के 80 लोकसभा सीटों पर 80 के 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी काम करेगी। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मुमताज जी। अभी से मैं आपको शुभकामना संदेश दे रहा हूं, और अगर आपकी ऐसी मंशा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला हो सकता है कि शायद आपकी मदद करे कि 80 से 80 सीटों पर आप समस्त विपक्षी पार्टियों को हरा कर मतलब एक स्वर्णिम इतिहास कायम करें। लेकिन जहां तक किसी और पे कटाक्ष करने की बात है, तो कटाक्ष करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप कहाँ पे हो और किससे मतलब किसके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हो सर। तो मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा, और मेरी पार्टी की शुभकामनाएं हमेशा से आपके साथ है। अब बाकी हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा है, अमेठी बरेली नहीं, अब कहीं से भी किसी को भी चुनाव लड़ाओ, हमें बहुत खुशी होगी और हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। जी मुमताज जी, जी मैडम, अगर अमेठी और रायबरेली की सीट पर बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस का एक अच्छा खासा दबदबा जहां नजर आता था, वहीं बीजेपी अब वहां पर पूरी तरीके से अपना अच्छा रोल निभाते हुए नजर आ रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी कि रायबरेली वासी और अमेठी वासी उन पर भी भरोसा करें? देखिए इजनाया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जी कि उनका कहना यह था कि समाजवादी पार्टी के जब कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न अमेठी और रायबरेली में होता है और कांग्रेस खामोशी इख्तियार कर लेती है, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी वहां के रायबरेली और अमेठी के स्थानीय नेताओं से वार्ता के बाद तय करेगी कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। अभी इस पर उन्होंने कोई ऐसा आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। उन्होंने एक पत्रकारों के जवाब में ये बात, अमेठी गए थे, एक शादी के प्रोग्राम में गए थे और वहां हमारे 2 कार्यकर्ताओं की डेथ हो गई थी, वहां भी गए थे। उस संबंध में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने बात का जवाब दिया था, कोई अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि फैसला करेंगे वहां के लोगों से बात करके। जी मनीष जी, जी अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो अगली रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? मैंने आपसे एक बार शुरुआत में ही कहा था कि मैं अकेला चलता रहा जाने, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो पहली बात तो हम ये किसी भी पार्टी से, वो चाहे जो हो, स्पेशली किसी को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, बस इतना बताना चाहते हैं कि हमें पता है कि हम सच के साथ हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और बाकी मैं तो वेट कर रहा था कि इन सारे मुद्दों पे बीजेपी के प्रवक्ता जी कहाँ हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा था। मैं उनका जवाब, उनका सब कुछ सुनना चाहता था। खैर मुमताज जी की बातों से मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ और उनको बार बार मैं उनको और उनकी पार्टी को बधाई दे रहा हूँ। और थर्ड फ्रंट की बात वैसे आप उम्मीद करें मैम कि आएगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रंट आएगा और कोई फ्रंट नहीं आएगा। थर्ड फ्रंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता देख रही है सच के साथ कौन है। और सच कुछ देर तक हैरान हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं जी, ये सबको पता है। तो जहां तक आपको भी मैं एक उम्मीद, एक दिलासा देना चाहता हूं कि थर्ड फ्रंट की जरूरत नहीं है। ठीक है मुमताज जी, इजनाया जी, अभी मनीष जी ने कहा कि थर्ड फ्रंट की जरूरत नहीं है और उम्मीद है कि थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा,
और दूसरी देखिए, ये तरफ तो- आपके नेता पूरी तरीके से कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट के तैयारियों में जुट चुके हैं और उन्हें थर्ड फ्रंट का नेता भी माना जा रहा है। स्नेहा जी, ये तो खैर एक भविष्य का सवाल है, भविष्य का प्रश्न है जो 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं जी। कि 2024 का चुनाव एक पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, प्रत्येक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव उस संविधान को बचाने का चुनाव है जिस संविधान को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। आज उस देश का संविधान खतरे में है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो विदेश नीति है और जो उसकी देश की नीति है वो बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। आज खालिस्तान को लेकर क्या हो रहा है पूरी दुनिया में और पूरा देश में क्या हो रहा है ये सब लोगों को पता है। आज पूरा विपक्ष मांग कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी समिति द्वारा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा अडानी मामले की जांच कराई जाए, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कभी विपक्ष के नेताओं के घर पे ईडी भेजी जा रही है, कभी उनकी आवाज दबाई जा रही है। तो उसको लेकर कांग्रेस को भी संजीदगी से सोचना चाहिए और कांग्रेस के लीडरों को भी बड़ी संजीदगी से और बड़े गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है या समाजवादी पार्टी को हराना है। पहले उन्हें अपनी भूमिका ये तय करनी पड़ेगी। होता यह है जब कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को हरा दें और देश में भारतीय जनता पार्टी को हरा दें, तो ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी कि उसकी भूमिका क्या है और उसी भूमिका के अनुसार कांग्रेस को कार्य करना पड़ेगा। रही बात क्षेत्रीय दलों की या तीसरे महाज की या चौथे महाज की, वो उनकी समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और दीगर पार्टी हो, उनकी नीति स्पष्ट है, उनकी भूमिका स्पष्ट है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं और जन विरोधी कार्य काम है उन्हें बूथ बूथ तक ले जाने हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन आज बूथ लेवल तक काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी का संगठन गांव गांव गली गली काम कर रहा है। इस बारे में कांग्रेस को बड़ी गंभीरता से सोचना है और ये कांग्रेस को तय करना है। ये बात सच है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश की बहुत सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, संजीदगी से सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा और फैसला लेना पड़ेगा। जी मनीष जी, मनीष जी। हाँ जी बताए ना। ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बनते हैं तो पीएम मोदी को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी तो मतलब इसका मतलब कि एक थर्ड फ्रंट की तैयारी ये लोग कर रहे हैं ममता बनर्जी। बिल्कुल। मैं एक चीज में पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये थर्ड फ्रंट बनाने वाली सारी पार्टियां तय कर ले कि अब मुखिया किसे चुनना चाहती हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को चुनना चाहती है कि या सुश्री ममता बनर्जी जी को चुनना चाहती। मुझे इन सबके साथ बस एक चीज कहने की आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं जी। मैं आप सबके साथ हूँ, आप ही के साथ नहीं, जहाँ तक सच है वहां तक सबके साथ हूँ और सच के ही साथ रहूंगा, परिणाम चाहे जो हो। ठीक है मुमताज जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी मैडम, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, देश के हालात बेहद खराब हैं, चाहे हमारे अंदरूनी हालात हो चाहे बाहर के हालात हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेलियर है और देश की जनता इस उम्मीद के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे बड़े सोच समझकर फैसला लेने की आवश्यकता है, बड़े ध्यान में लेकर आवश्यकता है। उन्हें ऐसा ना हो कि सेक्युलर पार्टियों से लड़े, क्षेत्रीय दलों से लड़ाई लड़ती रह जाए और भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा जाए। तो कांग्रेस को भी इस बात को देखकर संजीदगी से फैसला लेने की आवश्यकता है। जी मनीष जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। मुझे बस इतना कहना है कि इस सच की लड़ाई में हम किसी भी ऐसी पार्टी को अपना मतलब एक लॉलीपॉप नहीं देना चाहते
और लॉलीपॉप के लालच में, ताकि ये हमें ब्लैकमेल करे, चाहे वो कोई सी भी क्षेत्रीय पार्टी हो। हमें पता है कि देश की जनता अगर हमारे साथ है तो फिर हमें ही आना है। देश की जनता अगर सच के साथ है तो हमें ही आना है। जैसा कि अभी मुमताज जी ने कहा एक छोटी सी बात कि विपक्ष में मांग, तो मुमताज जी को थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा कि डबल ए की बात किसने की थी, जेपीसी की बात किसने की थी। वो लगातार अपनी बातों से थोड़ा सा, मैं मुमताज जी की बातों से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, बस कि जो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी हो के विधानसभा में, विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका चुनाव, आपके लोग, आप कहाँ से मजबूत पड़े। जी, मैं किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन इन सारे लोगों के साथ जो भी लोग ऐसी बातें, उन सबका स्वागत है। हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल लड़ना चाहिए, हर एक सीट से लड़ना चाहिए। उन सारे लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन बस लास्ट में अपने फाइनल कमेंट में भी इतना कहूंगा कि सच के साथ रहिए और सच का साथ दीजिए। बाकी देश की जनता आपका साथ देगी, अवश्य देगी। हो सकता है कि थर्ड फ्रंट के रूप में आप ही का चेहरा आ जाए सर जी क्या, लेकिन एक गुजारिश है, सच के साथ रहिए। जी, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि इस बार 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से रणनीति बदली हुई नजर आ रही है। 2024 के चुनाव में सियासी समीकरण पल पल बदल रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सियासी समीकरण का असली मायने क्या होगा। क्या वाकई इस बार थर्ड फ्रंट उभर करके सामने आएगा? खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। अमित शाह का पुतला भी दहन किया और कहा, नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन